दोस्तों आज हम बात करेंगे एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म्स एवर मेड। मैं बात कर रहा हूं 1968 में आई फिल्म 2001 अ स्पेस ऑडिसी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम स्टैनली क्यूब्रिक ने। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं कियर डली, गैरी लॉकवुड और विलियम सिल्वेस्टर ने। मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्लेनेशन के दो पार्ट्स होंगे। ये पहला पार्ट है और यहाँ मैं पहले आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसके दो सबसे अहम सिंबोलिज्म्स के बारे में, जो है मोनोलिथ और बोन। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्ट। फिल्म शुरू होती है लाखों साल पहले, जहां अर्ली होमिनिड्स, जिन्हें ग्रेट एप्स के नाम से भी जाना जाता है, उनका एक ग्रुप अफ्रीका के वेल्ड यानी खुले मैदानी इलाके में रहता है। जाहिर है वो एक सिंपल से टाइम में रहते हैं जहां उन्हें एक दूसरे से खाना हथियाना पड़ता है। लेपर्ड्स उनका शिकार करते हैं और कीचड़ वाले पानी के गड्ढों के लिए आपस में लड़ना ही उनका पूरे दिन का काम है। एक दिन वहां होमिनिड्स के सामने एक रहस्यमय ब्लैक मोनोलिथ अपीयर होता है। उससे इन्फ्लुएंस होके वो हड्डियों से हथियार बनाना सीख जाते हैं। इसकी मदद से वो शिकार करते हैं और अपने राइवल ट्राइब्स को लड़कर भगा देते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने शिकार और सर्वाइवल के लिए डिस्टिंक्ट एडवांटेज मिल जाता है। फिर कहानी लाखों साल आगे बढ़ती है और हम डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड को देखते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल काउंसिल ऑफ एरोनॉटिक्स का चेयरमैन है। वो क्लेविस बेस पर जा रहा है, जो कि चांद पर यूनाइटेड स्टेट्स की एक आउटपोस्ट है। स्पेस स्टेशन 5 पर रुकने के दौरान वो एक रशियन साइंटिस्ट के ग्रुप से मिलता है। वो क्लेविस बेस पर फैले हुए एक एपिडेमिक के बारे में डॉक्टर फ्लॉयड से पूछने आए हैं। उन्हें लगता है कि ये उन तक भी पहुंच सकती है, इसलिए उन्हें इसके बारे में पता होना जरूरी है। और वो तो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्लेविस पर कोई किसी से बात नहीं कर सकता। डॉक्टर फ्लॉयड कहता है कि उसे इस बेस पर किसी एपिडेमिक की अफवाह पर बात करने की आजादी नहीं है। क्लेवियस बेस पर फ्लॉयड वहां रहने वाले साइंटिस्ट्स के साथ एक मीटिंग करता है, जहां वो इस डिस्कवरी को सीक्रेट रखने की बात करता है और उन साइंटिस्ट्स का उनकी कवर स्टोरी में कोऑपरेशन के लिए ये कहते हुए शुक्रिया अदा करता है कि ये जरूरी है, क्योंकि हो सकता है पब्लिक उनकी इस खोज के बारे में जानने के लिए अभी तैयार ना हो। फ्लॉयड का मिशन है हाल ही में मिले हुए आर्टिफैक्ट को इन्वेस्टिगेट करना, जिसे 40 लाख साल पहले क्रेटर टाइको के पास दफनाया गया था। फ्लॉयड और बाकी लोग मून बस में आर्टिफैक्ट तक पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसा ही ब्लैक मोनोलिथ है जैसा लाखों साल पहले एप्स ने अफ्रीका में देखा था। जब सूरज की रोशनी मोनोलिथ को छूती है तो उससे कानों को चीर देने जैसी तेज रेडियो सिग्नल की आवाजें सुनाई देती हैं। 18 महीने बाद हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का स्पेसक्राफ्ट डिस्कवरी 1 जुपिटर के लिए रवाना हो रहा है। ऑन बोर्ड हैं मिशन पायलट्स और साइंटिस्ट्स डॉक्टर डेव बाउमैन और डॉक्टर फ्रैंक पूल। साथ ही साथ 3 और एस्ट्रोनॉट्स हैं जो हाइबरनेटेड क्रायोस्लीप में हैं। इस स्पेसक्राफ्ट के ज्यादातर ऑपरेशन हाल 9000 कंप्यूटर करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करता है, यानी ये बिल्कुल एक ह्यूमन पर्सनैलिटी की तरह ही है। एस्ट्रोनॉट्स उसे हाल ही कहते हैं। एक दिन हाल डिटेक्ट करता है कि एंटीना का AE-35 यूनिट बंद होने वाला है। एस्ट्रोनॉट्स उसे EVA यानी एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी पॉड में रिट्रीव करके ले आते हैं। पूल और बाउमैन देखते हैं कि इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। मिशन कंट्रोल वापस रिपोर्ट देता है कि उनका ट्विन 9000 कंप्यूटर कहता है कि यूनिट बिल्कुल ठीक है और हाल गलत कह रहा है। हाल इसे ह्यूमन एरर बता के अपना ब्लेम उन पे डाल देता है। पूल और बाउमैन EVA पॉड में जाने के लिए एक बहाना बनाते हैं और सीक्रेटली वो डिस्कस करते हैं कि हाल के साथ क्या करना चाहिए। वो एंटीना यूनिट को रिप्लेस करने का फैसला लेते हैं और अगर वो फेल नहीं होता तो उन्हें
हाल के हायर ब्रेन फंक्शंस को शट करना ही पड़ेगा। हाल उनके लिप रीड करके उनके प्लान के बारे में पता लगा लेता है और वो वही करता है जो उसे इस मिशन को ह्यूमन से बचाने के लिए करना चाहिए। जब पूल एंटीना यूनिट को रिप्लेस करने जाता है तो हाल उसके ईवीए पॉड का कंट्रोल अपने काबू में ले लेता है और उसकी ऑक्सीजन लाइन काट देता है। पूल स्पेस में तैरने लगता है और बाउमैन दूसरा ईवीए ले जाता है उसे वापस लाने के लिए। जब बाउमैन वहां से दूर होता है तब हाल अपना कमाल दिखाता है और वहां का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देता है, जिससे हाइबरनेटिंग वाले वैज्ञानिकों की मौत हो जाती है। बाउमैन पूल की बॉडी के साथ वापस आ जाता है, पर हाल उन्हें स्पेसक्राफ्ट के अंदर आने नहीं देता। वो कहता है कि अगर उन्होंने उसे डीएक्टिवेट कर दिया तो इससे मिशन बर्बाद हो जाएगा। बाउमैन इमरजेंसी एयरलॉक के जरिए अंदर घुसता है, पर ऐसा करते हुए उसे डॉक्टर पूल की बॉडी को बाहर ही छोड़ना पड़ता है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर हाल बाउमैन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अब सब कुछ ठीक है, सिर्फ उसका दिन खराब चल रहा था, वो मिशन के बारे में ज़्यादा परेशान था वगैरह वगैरह। फिर वो थोड़ा गिड़गिड़ाना शुरू करता है। बाउमैन उसकी बातों में नहीं आता और हाल की मेमोरी सर्किट्स को वो एक एक करके बंद करने लगता है, यानी वो इफेक्टिवली उसको मारने लगता है, जिससे वो वापस एक ऑर्डिनरी मशीन बन जाता है। ये एक ड्रामेटिक स्लो डेथ होती है, क्योंकि हाल इस बारे में बाउमैन को समझाने की कोशिश करता है, अपना डर जाहिर करता है और कहता है, स्टॉप डेव, आई एम अफ्रेड। हाल के डीएक्टिवेट होने के बाद मॉनिटर पर एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज आता है, जिसमें डॉक्टर फ्लॉयड मिशन के असली मकसद का खुलासा करता है, जो पहले सिर्फ हाल को पता था। वो क्रू को मून के मोनोलिथ और उस सिग्नल के बारे में बताता है जो वो भेज रहा है। वो सिग्नल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी एलियंस के होने की तरफ संकेत दे रहा है और ये डायरेक्टली जुपिटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगले पार्ट में बाउमैन जुपिटर पहुंच जाता है और वहां उसे तीसरा मोनोलिथ मिलता है। वो एक ईवीए पॉड में डिस्कवरी 1 से निकलता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। उस मोनोलिथ से एक स्टारगेट खुलता है और उसे एक कलर लाइट का भंवर अपने अंदर खींच लेता है। बाउमैन स्पेस के वास्ट डिस्टेंसेस से गुजरता है, साथ ही साथ वो अजीब से कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिना और अजीब असाधारण रंगों के लैंडस्केप्स देखता है। आखिरकार वो खुद को एक बड़े से नियो क्लासिकल बेडरूम में पाता है और हम उसे वहीं बूढ़ा होते हुए देखते हैं। पहले वो बेडरूम में खड़ा होता है जिसमें वो मिडिल एज्ड है और अभी भी स्पेस सूट में है। फिर हम उसे एक लीजर अटायर पहने हुए और खाना खाते हुए देखते हैं और फाइनली उसे एक बूढ़े आदमी के रूप में अपने बेड पर लेटा हुआ देखते हैं। बेड के फुट वाली साइड पर मोनोलिथ अपीयर होता है और जैसे ही बाउमैन उसकी तरफ बढ़ता है वो एक फेटिस यानी भ्रूण में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो शायद एक स्टार चाइल्ड है। वो एक ट्रांसपेरेंट लाइट के गोले में बंद है जो स्पेस में तैरता हुआ धरती की तरफ जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे इसके दो सबसे अहम सिंबॉलिज्म्स के बारे में, जिसमें पहला है द ब्लैक मोनोलिथ। मोनोलिथ फिल्म के हर सेक्शन में अपीयर होता है, पर हमें कभी भी इसके मीनिंग का फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। ये बहुत ही बड़ा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। ये किसी बड़ी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह लगता है जिसमें सारे यूनिवर्स के इंफॉर्मेशन समाई हुई है। फ्लॉयड का जुपिटर क्रू को प्री रिकॉर्डेड मैसेज और उसके मून बेस्ड कलीग से उसकी डिस्कशन ही हमें कुछ क्लूज प्रोवाइड करवाती है। फ्लॉयड कहता है, 18 months ago, the first evidence of intelligent life of the Earth was discovered. It was buried 40 feet beneath the lunar surface near the crater Tycho, except for a single, very powerful radio emission aimed at Jupiter. The 4 million year old black monolith has remained completely inert. Its origin and purpose a total mystery. इससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मोनोलिथ्स को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियंस ने बनाया था और शायद यही निश्चितताएं खत्म हो जाती हैं। मून मोनोलिथ एक सिग्नलिंग डिवाइस है, पर जुपिटर वाला मोनोलिथ एक स्टारगेट का काम करता है और प्री हिस्टोरिक वाला मोनोलिथ एक जेनेटिक ट्रांसमोग्रीफायर था, यानी उसने एप्स को जेनेटिकली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में पहुंचाने में मदद की। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये मोनोलिथ्स असल में करते क्या हैं। क्या वो सिर्फ सिग्नल डिवाइसेस हैं या मल्टीटास्कर्स हैं, या फिर
वो ये सब कैसे करते हैं। तो हम उस सवाल को कैसे सुलझा सकते हैं जिसे खुद फिल्म सुलझने नहीं देती। तो इसका मतलब हमें आंसर्स के बजाय अब फिल्म के नरेटिव और इमेजरी से क्रिएट होने वाली पॉसिबिलिटीज पे नज़र डालनी होगी। एक ऑथर कैरोलिन गैडल्ट ने इसके बारे में कहा था, द ईजिएस्ट सेंसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्लैब इज टू कॉल इट अ रिलीजियस सिंबल। क्यूब्रिक however has pointed out that alien technology would probably look strange enough to appear godlike to humans on earth। गैडल्ट की इस रीडिंग को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे एविडेंस मौजूद हैं। जब अर्ली होमिनिड्स इस मोनोलिथ को डिस्कवर करते हैं और फ्लॉयड मून पर उसके करीब पहुंचता है तो हमें जॉर्जी लिटिगेट का रिक्विम सुनाई देता है। ये उस टाइप का सॉन्ग है जिसे किसी कैथोलिक मास के दौरान गाया जाता है। होमिनिड्स और फ्लॉयड दोनों ही अपने मोनोलिथ्स को किसी रिलीजियस रेवरेंस की तरह ट्रीट करते हैं। शुरू में होमिनिड्स हमें डरे हुए से नजर आते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है, और जल्द ही उसके बेस के इर्द गिर्द वो इस तरह से इकट्ठा हो जाते हैं जिस तरह से हम पूजा के दौरान बैठते हैं। जब फ्लॉयड मोनोलिथ को छूता है उसका हाथ ऐसा बिल्कुल धीरे धीरे करता है जैसे वो किसी टोटमिक पावर वाले ऑब्जेक्ट को एडमायर कर रहा हो, बजाय एक डिटैच्ड ऑब्जेक्टिविटी वाले ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के। आखिर में जब मोनोलिथ बाउमैन के डेथ बेड के सामने आता है तो वो इतना डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है कि वो किसी मौत के फरिश्ते की तरह लगता है। किसी रिलीजियस आर्टिफैक्ट की तरह ही मोनोलिथ सुपरनैचुरल भी लगता है। अब सुपरनैचुरल का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कुछ जादुई ही हो। अगर इसे ब्रॉडली समझें तो कोई भी वो चीज़ जिसे नेचुरल लॉस से समझाया ना जा सके वो सुपरनैचुरल है। गैडल्ट के कोट से हमें ऐसा लगता है कि ये मोनोलिथ्स ऐसे नेचुरल लॉ को फॉलो करते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से इतना परे है कि हमें ये मैजिकल लगने लगता है। अगर इसे एग्जाम्पल से समझें तो इसकी होमिनिड्स को हथियार बनाने वाले ह्यूमंस में बदलने वाली एबिलिटी एक सुपरनैचुरल मैनिपुलेशन ऑफ नेचर लगती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुछ लोग रिलीजियस रिलेक्स में बीमारी ठीक करने की बात पर यकीन करते हैं जो साइंटिफिकली पॉसिबिलिटी से परे है। हम ऐसा मान सकते हैं कि मोनोलिथ साइंस और टेक्नोलॉजी का एक चमत्कार है, पर क्योंकि यहाँ हमारी काफ़ी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाकई चमत्कार करता है। मोनोलिथ्स असल में इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उन्हें इंसानों की तुलना में भगवान भी कहा जा सकता है। जैसा कि क्यूब्रिक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था, कैन यू इमेजिन the evolutionary development that much older life forms have taken? Their potential would be limitless and their intelligence ungraspable by humans. These beings would be gods to the billions of less advanced race in the universe. They would possess the twin attributes of all deities, omniscience and omnipotence. They would be incomprehensible to us except as gods. ये फिल्म इसी विचार के साथ खेलती है और हमें एलियंस की वो अनदेखी क्वालिटीज़ दिखाती है जिन्हें हम भगवान से एसोसिएट कर सकते हैं। शायद उसका सबसे ऑब्वियस फैक्ट ये है कि वो हमें पूरी फिल्म के दौरान नहीं दिखाई देते, फिर भी भगवान की ही तरह वो ह्यूमैनिटी को हेवेंस की ओर गाइड करते हैं जहां उनका वास है। तो ये जाहिर है कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल्स यानी एलियंस सर्वशक्तिमान हैं। वो स्पेस टाइम के वास्ट डिस्टेंसेस में ट्रैवल कर सकते हैं, स्टार गेट्स बना सकते हैं और नेचुरल फेनोमेना को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और उनकी कोई भी फिजिकल लिमिटेशंस भी नहीं है जैसे कि मौत। ऐसा भी नहीं लगता है कि उनका कोई शरीर भी है। ओमनीसाइंस मतलब सर्वज्ञानी यानी सब कुछ जानने वाला। उनकी नॉलेज हमारी नॉलेज से न जाने कितने लाइट ईयर्स आगे है। उनका रोल फिल्म में ह्यूमैनिटी को क्रिएट करने का भी है। वो होमिनिड्स के होमोसेपियंस बनने के इवोल्यूशनरी पाथ को बदल देते हैं और बाद में वो बाउमैन को एक स्टार चाइल्ड में बदल देते हैं। ये फाइनल एवोल्यूशनरी स्टेट एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल्स के साथ कम से कम एक सिमिलर ट्रेट तो शेयर करती है, द एबिलिटी टू ट्रांसफर स्पेस लाइक इट ओन्स द प्लेस, यानी स्पेस को इस तरीके से बदल देना जैसे वो उन्हीं की अपनी जगह हो। ऐसा ही कुछ रिलीजियस बिलीफ्स का भी मानना है जो ये दावा करते हैं कि गॉड या गॉड्स क्रिएटेड ह्यूमंस टू बी इन हिज इमेज, जैसा कि जेनेसिस 1:27 में भी कहा गया है। साइंस इतना एडवांस डिग्री में पहुंच चुका है कि वो हमें बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे शुरुआती इंसानों को मैजिक लगा होगा, यानी कि हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते,
बस ये कह सकते हैं कि ये वाकई काम करता है। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ गैडल्ट ने मोनोलिथ के सिंबल को कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ इंटरप्रेट किया है। वो कहती हैं कि इसे टेक्नोलॉजी का सिंबल भी समझा जा सकता है इन जनरल। मोनोलिथ इस हद तक ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करता है कि हम उसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। उसके बिना होमिनिड्स बोन से हथियार नहीं बना पाते, और ऐसा नहीं होता तो वो इंसानों में इवॉल्व नहीं हो पाते। इससे टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स का सिंबल तो बनता ही है, पर ये उस पर हमारी निर्भरता को भी रिप्रेजेंट करता है। इसे प्री डेस्टिन्ड फेथ यानी पहले से निर्धारित किस्मत का भी सिंबल माना जा सकता है। इसी की वजह से ह्यूमैनिटी जुपिटर तक पहुंच पाई। और ऐसा भी नहीं है कि होमिनिड्स और बाउमैन ने चाहकर ह्यूमैनिटी के इवोल्यूशन की नेक्स्ट स्टेज में जाने का फैसला लिया हो। बजाय इसके एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल्स ने हमें उस रूप में ढाला जिसमें वो चाहते थे। तो इन सब चीज़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मोनोलिथ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें सिंबलाइज करता है। अगला अहम सिंबल है द बोन। बोन इस फिल्म का बहुत ही ज़रूरी सिंबल है। ये ह्यूमैनिटी के टूल्स और हमारी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को सिंबलाइज करता है। मोनोलिथ से कॉन्टैक्टिंग के बाद एक होमिनिड टैपिर की हड्डियों के ढेर पर बैठ जाता है। फिर वो कुछ हड्डियों से खेलता है, वहाँ वो कुछ एक्सपेरिमेंटल टैप्स देता है। फिर वो एक खोपड़ी पर इतनी तेजी से वार करता है कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये होमिनिड पहला ह्यूमन इन्वेंटर बना और उसने इस बोन को एक हथियार की तरह यूज किया। इस नई इन्वेंशन ने मोमेंटम को पावर में तब्दील कर दिया, जिससे वो इतना तेज स्ट्राइक कर पाया जितना वो कभी सोच भी नहीं सकता था। हालांकि ये कोई पहिए जितनी बड़ी डिस्कवरी नहीं थी, पर धरती पर पहली टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन के हिसाब से ये कोई खराब भी नहीं था। इस टूल को इस्तेमाल करके होमिनिड्स पहले के कंपैरिजन में इंसानों की तरह ज्यादा एक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो टैपिर्स का शिकार करते हैं, जिससे उनका कैलोरिक इनटेक बढ़ता है और उनके ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है, और वो ज्यादा सीधा चलना भी शुरू कर देते हैं। आखिर में वो अपने नए हथियार की मदद से अपने राइवल होमिनिड्स का सामना करते हैं और दूसरे ग्रुप के अल्फा मेल को मार के अपनी पावर को डिस्प्ले करते हैं। यहाँ इम्प्लीकेशन ये है कि ये हमारी टूल्स और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है जो ह्यूमैनिटी को इवोल्यूशन की तरफ ले गई। इसी डेवलपमेंट की वजह से हम इस प्लेनेट को कॉन्कर कर पाए। ये टूल इवेंचुअली हमें दूसरे टूल्स की इन्वेंशंस की ओर ले गया, जैसे एग्रीकल्चरल टूल, हंटिंग टूल्स, ट्रैवलिंग टूल्स और आर्किटेक्चरल टूल्स, और बदकिस्मती से वॉर जैसी चीजों की तरफ भी ले गया। अब बात करते हैं एक जरूरी सीन के बारे में। जब अर्ली होमिनिड्स में से एक बोन को हवा में उछालता है, वो घूमती है जब तक सीन में एक अनएक्सपेक्टेड मैच कट नहीं आ जाता। बोन धीरे धीरे नीचे आती है और एक सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ की शेप की तरह बन जाती है। यह शायद सिनेमैटिक हिस्ट्री का सबसे फेमस मैच कट है, और इसी के जरिए हम फिल्म में इंस्टेंटली लगभग 40 लाख साल आगे चले जाते हैं। ये मैच कट फिल्म में बोन की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। फिल्म हमें समझाना चाह रही है कि फ्यूचर में दिखाई जाने वाली हमारी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इसी बोन की वजह से आई हैं। और जैसे इस बोन ने हमारे होमिनिड पूर्वजों की जिंदगियों को इम्प्रूव किया, उसी तरह टेक्नोलॉजी ने 2001 में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में सरवाइव करने में मदद किया। उस वक्त हमारे पूर्वजों ने टूल्स को अफ्रीका के बीहड़ों से निकलने में यूज किया और खुद को अर्थ के फूड चेन के टॉप पर लाने का रास्ता तैयार किया। बिल्कुल उसी तरह ह्यूमंस ने 2001 में ऐसे टूल्स डेवलप किए जिसकी मदद से वो धरती से निकल पाए और उन्होंने चांद और उसके भी पार तक अपने लिए रास्ता खोज लिया। डायरेक्टर ह्यू हडसन क्यूब्रिक के बारे में कहते हैं कि आज हम टेक्नोलॉजी की पूजा करते हैं, और उन्होंने किसी न किसी तरह ये प्रेडिक्ट पहले ही कर दिया था। उन्होंने 60s में ही ये जान लिया था कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। आई मीन इट कंप्लीटली कंट्रोल्स आवर लाइव्स। दोस्तों, इनके अलावा भी यहाँ एक तीसरी बहुत अहम चीज है, और वो है स्क्रीन्स और विंडोज। ये फिल्म में हर जगह देखने को मिलती हैं। अब जाहिर है इस टाइप की फिल्म्स में काफी सारी स्क्रीन्स होना एक आम बात है, पर लिटरली फिल्म इन चीजों से भरी पड़ी है। पर यहाँ हर चीज के पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये एक क्यूब्रिक फिल्म है। यहाँ इतनी स्क्रीन्स और विंडोज होना टेक्नोलॉजी पे हमारी रिलायंस की थीम को एक्सपेंड करता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। खैर, ना सिर्फ हम टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं,
अपने सर्वाइवल के लिए, बट हमारा ये रिलायंस ये बात तय करता है कि हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं। अब उस सीन को ही लेते हैं जहां ल्यूनार शटल मून पर लैंड करता है। पायलट्स ल्यूनार सरफेस का एक नज़ारा लेते हैं, पर इससे इक्वली इम्पॉर्टेंट या यूं कहें कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी सेफ्टी के लिए उनके बीच लगी हुई टारगेटिंग स्क्रीन है, जो उनके लैंडिंग पैड पर लाइनअप होने के दौरान बदल जाती है। ऐसा ही सिमिलर सीन आता है जब बाउमैन पूल को बचाने के लिए ईवीए पॉड ले जाता है। शटल पायलट्स की ही तरह बाउमैन के सामने भी एक छोटी सी विंडो होती है, पर वो स्पेस को उसमें लगी काफ़ी सारी स्क्रीन्स में दिखाई गई इंफॉर्मेशंस के आधार पर ही नेविगेट करता है। जब हम स्ट्रेट ऑन शॉट देखते हैं तो स्क्रीन की रिफ्लेक्शंस हमें बाउमैन की आंखों और चेहरों पर नजर आती है, जिससे ये आइडिया रीइंफोर्स होता है कि टेक्नोलॉजी उस नज़रिए को इंटरप्रेट करती है जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं। और हाँ, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हाल दुनिया को अपने लेंसेज और स्क्रीन्स के जरिए ही देखता है। एक कैरेक्टर होने के नाते वो दुनिया को टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इंटरप्रेट कर सकता है। ये रिजल्ट्स ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से अलग रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ हाल के नज़रिए वाले शॉट्स को फिश आइड लेंस से फिल्माया गया है। आपका अगला सवाल हो सकता है, हाउ वी शुड फील अबाउट द फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी रेगुलेट्स आवर वर्ल्ड व्यू। इसका जवाब देखने वाले पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी तरफ कैरोनिल गैडल्ट इस बारे में कहती हैं, क्यूब्रिक likes to show us the universe through the framing devices of windows, screens, helmet visors, doorways, and in the last shows an embryonic sac, giving us the sense of an uteroprotections from the experience that as an audience we may be too delicate to withstand. इस इंटरप्रिटेशन में ह्यूमन माइंड सिर्फ इतनी ही रियलिटी एक्सेप्ट कर सकता है। हमारी स्क्रीन्स एक टेक्नोलॉजिकल बफर प्रोवाइड करती हैं जो रियलिटी को कुछ इस तरह फिल्टर करती हैं जिससे वो हमारे लिए और भी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाती हैं, यानी कि वो हमारे लिए कई तरह से चीज़ें आसान कर देती है। आखिर में फाइनल सीन को देखें तो लास्ट में बाउमैन जिस रूम में होता है वहाँ से सबसे पहले डिसअपियर होता है मल्टी स्क्रीन्स वाला ईवीए पॉड, फिर उसका ग्लास हेलमेट वाला स्पेस सूट जिसने व्यूअर को उसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिखाए हैं। जब उसका विंडोज और स्क्रीन से रिप्रेजेंटेड ह्यूमन व्यू उससे अलग होता है, तभी शायद बाउमैन अपना स्टार चाइल्ड वाला ट्रांजिशन कर पाता है, जो एक ऐसा जीव है जो दुनिया को बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ होता है पहला पार्ट खत्म। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसके टाइटल, थीम्स और एंडिंग के बारे में। आई होप आपको ये थोड़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।